नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। आज शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ की चौंकाने वाली एक कहानी से, जिसमें एक युवक ने एक दंपत्ति को जमकर पीटा। ये बुजुर्ग थे। बुजुर्ग महिला को इस आदमी ने इस तरह पीटा कि उनके दांत टूट गए, जबड़ा हिल गया और उनके पति को हाथ में फ्रैक्चर हो गया। इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में मोबाइल दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। मोबाइल की ये दुकान बुजुर्ग दंपति जोगिंदर पाल और संतोष की है और बदतमीजी पर उतारू ये शख्स है इनका पड़ोसी राजीव। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में सबसे पहले राजीव बुजुर्ग महिला संतोष को धक्का देता है, फिर संतोष को पहला थप्पड़ जड़ देता है। दूसरा थप्पड़ पत्नी को बचाने आए बुजुर्ग पति जोगिंदर को लगता है। बेशर्मी की हर हदों को पार करने की ठान चुका शख्स अब संतोष पर ही टूट पड़ता है और चौथा थप्पड़ उन्हें लगा बैठता है। इस दौरान मारपीट से घबराया बुजुर्ग किसी का फोन नंबर मिलाने की कोशिश करते हैं। राजीव संतोष को 5वां थप्पड़ जड़ देता है और फिर पूरी ताकत से 6ठा और 7वां थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद वो बुजुर्ग शख्स को अपनी तरफ खींचता है और फिल्मी अंदाज में अपने सिर से उसके सिर पर टक्कर मारता है। वो आते सार मारना शुरू कर दिया। मैंने बचाने की कोशिश करी और मेरी भी टकरे मारी और थप्पड़ मारे, मेरे को गाली गंदी निकाली। किसी ने नहीं बचाया। मार्केट के बंदों ने, किसी ने इसको मिसगाइड कर दिया। कोई रंजिश नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। हमारे पड़ोस में ही रहता है, 32-50 में हम रहते हैं। ये मार्केट वाले देखो, हमारे को देख के चलते। मार्केट वालों ने जो कराया उन्होंने कराया। मीडिया में मामले के उछलने के बाद आरोपी राजीव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आईएसआईएस का खतरा आमतौर पर सोचा जाता है कि सीरिया में है, इराक में है, यूरोप के देशों में है, अमेरिका में है, लेकिन अब ये खतरा आपके आसपास तक भी आ रहा है। जयपुर में ऐसे ही मामला सामने आया है, जिसमें मोहम्मद सिराजुद्दीन नाम के आदमी पर आरोप ये है, वो गुलबर्गा का है, कि उसने जयपुर में रहते हुए आईएसआईएस के लिए रिक्रूटमेंट करने की कोशिश की और आईएसआईएस का प्रचार किया। इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य मोहम्मद सिराजुद्दीन एक सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। सिराजुद्दीन जयपुर के जवाहर इनक्लेव के फ्लैट नंबर B605 में रहते हुए आईसिस के मिशन को आगे बढ़ा रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। पड़ोसी सकते में है कि इतना बड़ा खतरा पड़ोस में था और वो इससे अनजान थे। नो डाउट हम लोगों ने बहुत शॉकिंग बात है ये, क्योंकि ऐसे समाज में हमारे बीच में कोई ऐसा आदमी रह रहा था जो कि देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है या है। आरोप है कि उसने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर वो आईसिस की जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया करता था। अब एटीएस सिराजुद्दीन से जुड़े संपर्कों को खंगाल रही है। जयपुर में वो लगभग 1.5 साल से है। यहाँ उसकी ऑन ग्राउंड कोई एक्टिविटी नहीं है। राजस्थान में भी उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। विभिन्न ग्रुप बना करके एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आईसिस के बारे में प्रचार प्रसार करना, उससे जोड़ने की कोशिश करना लोगों को, ये इसकी एक्टिविटी है। सिराजुद्दीन के निशाने पर लड़कियां थीं, जिनसे दोस्ती कर वो उन्हें आईसिस से जुड़ने के लिए प्रेरित करता था। वो राज्य में लड़कियों का दस्ता तैयार करना चाहता था। दिल्ली से सटे नोएडा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक लड़की अपनी बर्थडे मनाने के लिए एक फ्लैट में गई। उसके साथ कुछ उसके युवा दोस्त थे और अगली सुबह 4:30 बजे के आसपास सोसाइटी के लोगों को उसकी डेड बॉडी मिली। पूरा मामला क्या है, इसकी जांच अभी की जा रही है। वो गई थी अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे मनाने, इस बात से अनजान कि वो उसकी जिंदगी का आखिरी जन्मदिन है। गुड़गांव की एक निजी कंपनी में काम करने वाली लड़की गुरुवार रात नोएडा सेक्टर 100 के इसी लोटस बुलवर्ड अपार्टमेंट में रहने वाले अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने पहुंची थी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाली ये लड़की देर रात तक पार्टी करती रही। देर रात अपार्टमेंट के टावर नंबर 8 की 8वीं मंजिल से लड़की गिरी मिली। लड़की के शरीर पर बहुत कम कपड़े थे। जिन दोस्तों के पास लड़की बर्थडे मनाने आई थी वो एमईटी के छात्र रह चुके थे। लड़की भी एमईटी से ही पास आउट बताई जा रही है। पुलिस फ्लैट में मौजूद चारों साथियों से पूछताछ कर रही है। लड़की किन परिस्थितियों में गिरी, क्या वजह रही है, इन सब के बारे में जांच चल रही है। जो भी आदमी, जो भी लड़के उस टाइम फ्लैट में थे, उन सबको डिटेन करके उनसे पूछताछ कर रही है। जिस हालत में युवती की लाश मिली, उससे शंका जताई जा रही है कि उसके साथ रेप कर उसको फेंका गया। उत्तराखंड में एक मामला सामने आया है, जिसमें बाबा रामदेव के आटा नूडल्स के अंदर कीड़ा मिला है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद छापेमारी की गई है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के आदेश के 48 घंटे बाद हरकत में आए हरिद्वार के खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने
सिडकुल में बाबा के आटा नूडल्स बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की। टीम ने फैक्ट्री में तैयार उत्पाद के 2 सैंपल भरे हैं, जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब में भेजा जाएगा। इसमें बिल्कुल 100% जांच कराई जाएगी, क्योंकि ये तो एक बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि इंसान के शरीर से जुड़ा हुआ है। हिसार में बाबा के आटा नूडल्स में निकले एक कीड़े ने बाबा की योजना को बड़ा झटका दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बाबा रामदेव के गाय के शुद्ध देसी घी में फफूंदी लगने के मामले में भी घी के सैंपल भरने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक घी के सैंपल नहीं लिए गए हैं। पहले से ही पतंजलि के 6 उत्पादों के सैंपल में फेल होने के बाद मुसीबत झेल रहे योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें उनके आटा नूडल्स और गाय का शुद्ध देसी घी बढ़ाने वाली हैं। एम्बुलेंस जान बचाने के काम आती है, लेकिन यहाँ एक एम्बुलेंस ने एक दिन की बच्ची की जान ले ली। इस बच्ची को इलाज के लिए एक दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस में मुंबई के पास ठाणे की यह घटना है। एम्बुलेंस में बच्ची को अंदर ले जाया गया और साथ ही साथ उसके माँ और पिताजी भी बैठने वाले थे कि अचानक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें इस बच्ची की मौत हो गई। एम्बुलेंस में लगी इस आग ने एक दिन की मासूम की जिंदगी छीन ली। एक दिन की इस बच्ची को इलाज के लिए डॉक्टर ने मुंबई के एक स्पेशलिटी केयर सेंटर में ले जाने के लिए कहा था और उसे वहां भेजने के लिए एम्बुलेंस बुलवाई गई थी। एक डॉक्टर और एक नर्स बच्ची को लेकर एम्बुलेंस में बैठे। जब एम्बुलेंस मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी, तभी इन दोनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर में चिंगारी देखी। इसके बाद ये बच्ची को पीछे छोड़कर खुद एम्बुलेंस से कूदकर बाहर आ गए। जल्दी ही एम्बुलेंस में लगी सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट होकर हर गाड़ी में आग लग गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, तब बच्ची के अभिभावक बाहर खड़े थे और वो भी इसी एम्बुलेंस में बैठने वाले थे। फायर ब्रिगेड ने कोशिश की, लेकिन आग इतनी जबरदस्त थी कि बच्ची को बचाया नहीं जा सका। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कुछ बातें कही हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य दोनों को ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने यह कहा है कि नई डीजल गाड़ियां ना खरीदी जाएं और यह भी सोचा जाए जो पुरानी डीजल गाड़ियां हैं उनको कैसे कन्वर्ट करके सीएनजी में बदला जा सकता है। एनजीटी ने यह भी कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार को दोनों को तय करना चाहिए कि सरकारी डीजल वाहनों को और कौन कौन से तरीकों से प्रदूषण करने से रोका जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक बैटरी का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन कार फॉर्मूले पर कई सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या ऐसे करने से वाकई प्रदूषण कम होगा। दिल्ली सरकार की एनजीटी ने खिंचाई की, उसके बावजूद ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। साथ ही साथ उसने ऑटो यूनियन, टैक्सी यूनियन और ई रिक्शा यूनियन से ये गुजारिश की है कि वो ऑड इवन फॉर्मूले को सफल बनाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली में सम विषम फॉर्मूले को लागू करने के लिए शुक्रवार को सरकार ने ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा यूनियन के साथ बैठक की। ऑटो और ई रिक्शा को स्टॉप पर लाइन में खड़े रहने की हिदायत दी, जबकि ऑटो और टैक्सी को 10 दिनों के भीतर पूछो ऐप के तहत रजिस्टर करने के लिए कहा गया है। सरकार के मुताबिक 10 दिनों के भीतर सभी ऑटो टैक्सी को ऐप में रजिस्टर कर लिया जाएगा। 22 तारीख को जो अगला कार फ्री डे है, 22 तारीख को हम पब्लिक के लिए इस पूछो ऐप को वहाँ लॉन्च कर देंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने पर विचार कर रही है। 26 लाख बच्चे पूरी दिल्ली में इस वक्त हमारे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और जो कुछ भी प्लान बनेगा उन 26 लाख बच्चों को साथ लिए बिना या कुछ उनसे पूछे बिना हो नहीं सकता। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात कर ईएमयू ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की मांग की। रेल मंत्री ने पूरी मदद का भरोसा दिया है। अगर आप दिल्ली और एनसीआर के इलाके में रहते हैं तो आपके दिमाग में कई सवाल होंगे ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर। इसीलिए हमने एक व्यवस्था की है ताकि आप आपके दिल में जो भी सवाल हैं उन्हें आप पूछ सकें, और इसीलिए दिल्ली सरकार खुद आज आपके सवालों के जवाब देगी। रात 8:30 बजे आप ये सवाल पूछ सकते हैं और यहीं IBN 7 पर हम ये सारी जानकारी आपको देंगे और दिल्ली सरकार आपके सवालों के जवाब देगी। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम पर पूछो दिल्ली पूछो IBN 7 पर दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय देंगे हर सवाल का जवाब रात 8:30 बजे। फोन करें 0120-434-1640 पर। देखना न भूलें कार बेकार पर लाइव सरकार, आज रात 8:30 बजे। देश दिन भर में आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि कैसे ऑपरेशन यमराज में हमने आपको दिखाया था कि मधुमिता हत्याकांड में सजा जो दी गई थी अमरमणि त्रिपाठी को और उनकी पत्नी को, इन
दोनों के बारे में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से दोनों जेल से बचते हुए अस्पताल में बहाना बनाकर कई महीनों से वहां पर रह रहे थे। अब आखिरकार आपके दबाव के कारण IBN 7 की उस रिपोर्ट के बाद अमरमणि त्रिपाठी को जेल भेज दिया गया है और उनकी पत्नी मधुमणि को भी जेल भेज दिया गया है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से निकलकर गोरखपुर जेल जा रही एम्बुलेंस के अंदर बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी छिपके बैठे हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि कैमरे में वो नजर ना आए। IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद अब आखिरकार जेल में दोनों को भेजा है। देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। 11 साल का इंतजार करना पड़ा लेकिन आखिरकार न्याय मिला। बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ मामला था कि 2 लाख रुपए नहीं देने के कारण उसने 2 युवकों को तेजाब डालकर मार डाला था, गोली मारकर उसके बाद उन्हें उनकी हत्या कर दी गई थी। आखिरकार इस मामले में शहाबुद्दीन और 2 और लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। सीवान की विशेष अदालत ने पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन को हत्या की नीयत से अपहरण, सबूत छिपाने और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार दिया। दरअसल 16 अगस्त 2004 को जमीनी विवाद में रंगदारी नहीं देने पर सीवान के 2 व्यवसायियों का अपहरण कर तेजाब से नहलाकर उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के चश्मदीद मृतकों के भाई के मुताबिक पूर्व सांसद शहाबुद्दीन खुद उस वक्त वहां मौजूद थे। हालांकि जेल प्रशासन का दावा था कि शहाबुद्दीन उस वक्त जेल में बंद सजा काट रहे थे। इस मामले में कोर्ट ने 9 दिसंबर को शहाबुद्दीन को दोषी माना था। अब इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को डर है कि उनकी भी हत्या न हो जाए। इससे भी कठोरतम सजा होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं न्याय का सम्मान करता हूँ। वहीं शहाबुद्दीन पर आए इस फैसले के बाद बचाव पक्ष के वकील ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। बता दें कि शहाबुद्दीन पहले से 7 मामले में जेल में सजा काट रहे हैं और अभी तकरीबन 35 लूट, हत्या और अपहरण के मामले उन पर चल रहे हैं। अभिनेत्री जिया खान की मौत के मामले में सूरज पंचोली की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। CBI ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। उसमें एक जगह पर यह भी कहा गया है कि खुद अपने हाथ से भ्रूण को निकालकर सूरज पंचोली ने फेंका। सूरज पंचोली और उनके परिवार ने कहा है कि ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं ये सच नहीं है। कम वक्त में बड़ी पहचान बनाने वाली जिया खान रहस्यमयी मौत के बाद भी चर्चा में है। जिया खान की मौत की जांच कर रही CBI की चार्जशीट के मुताबिक सूरज से रिश्ते की वजह से जिया गर्भवती हुई। जिया को सूरज गर्भपात कराने के लिए डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने गर्भपात के लिए कुछ दवाइयां दी। कहा जा रहा है कि इन्हीं दवाइयों की वजह से जिया का गर्भपात हुआ। हालांकि चार्जशीट में CBI ने भी जिया की मौत की वजह खुदकुशी को ही माना है। जिया की मां राबिया CBI के इस दावे से सहमत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती, मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की और ये CBI भी जानते हैं। अब वो ये क्यों कह रहे हैं ये वो बेस्ट जानते हैं। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है, मैं उसको पढ़ूंगी फिर मैं बात करूंगी। जिया खान और सूरज पंचोली के बीच SMS पर हुई बातचीत के हवाले से चार्जशीट में कहा गया है कि जिया रिश्ते को लेकर गंभीर थी, लेकिन सूरज उससे दूरी बना रहा था। सूरज पर जिया खान को सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज है। अब एक बहुत खास पेशकश। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार 93 साल के हो गए और हमारे संवाददाता तारिक और IBN 7 की टीम ने उनके घर जाकर उनके साथ केक काटा। देखिए ये विशेष पेशकश। बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सर, हैप्पी बर्थडे टू। सबसे अच्छी बात है उनकी सादगी, उनकी ह्यूमिलिटी। और एक कहावत होती थी ना जो बचपन से सुनी थी कि जो दरख्त जो होता है जिस पे फल अल्लाह पाक देता है, तो वो शाख जो है उस पेड़ की, वो शाखें जो हैं वो झुकी रहती हैं। तो वाकई वो होते हुए देखा है मैंने। दिलीप साहब का जो साथ है मेरा, उसमें मैंने कभी ये नहीं पाया कि वो यूँ फील करें कि ओ मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ या मैं
इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ। I've called him and I'll wish him. I unfortunately won't be able to go there because मुझे भी बैंगलोर जाना है. इंशाल्लाह मैं फिर वापस आके 2-4 दिन के बाद जाके एक वक्त गुजारूंगा उनके साथ. एंड हम सब की तरफ से, क्योंकि टीवी पे लोग जैसे मुझे देख रहे होंगे इस वक्त, वो जिए हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000 और वो हेल्दी रहें, खुश रहें. हमारे लिए लेजेंड हैं, आइकॉन हैं और उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत इंसान है.